हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में दिसंबर मंथ का ये हमारा तीसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एथनोलॉग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आंसर होगा इंग्लिश। तो इसके अनुसार पूरे विश्व में 1268 मिलियन लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, जिसके साथ ही ये विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है। जबकि चीनी मंदारिन पूरे विश्व में 1120 मिलियन लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण दूसरे स्थान पर है, और हिंदी ये पूरे विश्व में 637 मिलियन लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण तीसरे स्थान पर है। अच्छा, भाषाओं की बात चल रही है तो यहीं से लिंक करके आपको एक और पॉइंट याद दिलाता हूं। कुछ समय पहले आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीवित भाषाएं, मतलब वो भाषाएं जो अभी भी प्रचलन में हैं, तो लगभग 840 भाषाओं के प्रचलन के साथ जो पापुआ न्यू गिनी देश है वो पूरे विश्व में टॉप पर है, जबकि भारत उस लिस्ट में चौथे स्थान पर था। यह आपको जरूर याद होगा। फिर यूनेस्को ने किसके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो अभी यूनेस्को ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। तो नवंबर 2021 से युवाओं को वैश्विक आर्थिक पहल के लिए $50,000 का पुरस्कार ये 2 सालों में एक बार दिया जाएगा। अच्छा, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ये कौन थे? ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। बाद में वैसे ये 1971 से 1975 तक प्रधानमंत्री भी रहे थे। देखो, यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड है ऑद्रे उजाले। फिर है, खुद कमाओ खुद घर चलाओ योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा सोनू सूद ने। तो सोनू सूद इस योजना के तहत गरीब लोगों को ई रिक्शा भेंट करेंगे। वो लोग जो महामारी की वजह से बेरोजगार हो गए, तो उन लोगों के लिए ये खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है सोनू सूद ने। सोनू सूद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अभी एसर इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा 2020 के 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की सूची में टॉप पे रहे थे सोनू सूद। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी अभी, आई एम नो मसीहा नाम से। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। एक प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को भी इन्होंने लॉन्च किया था। बाकी अक्षय कुमार अभी ये डाबर च्यवनप्राश के ये ब्रांड एम्बेसडर बने, और पगार बुक के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी राजकुमार राव सिस्का ग्रुप के ये ब्रांड एम्बेसडर बने, सिस्का एलईडी वगैरह आती है ना उसके। और सचिन तेंदुलकर ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर है, कौन सा देश 2021 में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो यूरोपियन कराटे फेडरेशन के अनुसार 2021 में जो यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप होगी उसको होस्ट करेगा क्रोएशिया। बाकी सिंगापुर, यह भी न्यूज में था, आपको याद होगा, ये जो विश्व आर्थिक मंच 2021 है उसकी मेजबानी करेगा सिंगापुर 2021 में। जबकि 2022 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होगी वो तो स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होगी। 2021 वाली सिंगापुर में होगी, ये आपको याद रखना है। बाकी श्रीलंका से भी आप याद रख सकते हो कि 2021 का जो एशिया कप होगा वो श्रीलंका में होगा, 2022 वाला पाकिस्तान में होगा। और भारत, अच्छा भारत से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं। वैसे आपको पहले तक क्या याद था कि जो 2022 में G20 समिट होगी वो भारत में होगी, लेकिन अभी आपको पता है सऊदी अरब में जो G20 समिट हुई वहां पे ये फैसला लिया गया कि भारत जो है 2022 में G20 की मेजबानी नहीं करेगा, जबकि 2023 में करेगा। चेंज कर दिया ये, और 2022 की मेजबानी दे दी गई इंडोनेशिया को। देखो, G20 समिट का ऐसे याद रखो, 2020 का तो हो गया सऊदी अरब में, 2021 का इटली में होगा, 2022 का इंडोनेशिया में होगा, 2023 का भारत में होगा, ये आपको याद रखना है। फिर 2024 का ब्राजील में होगा, और 2020 का तो आपका सऊदी अरब में हो ही गया। अच्छा, क्रोएशिया की बात कर लेते हैं। तो इसका जो कैपिटल होता है वो ज़ैग्रेब है, करेंसी है क्रोएशियन कूना, और प्रेसिडेंट है जोरान मिलनोविच। फिर है, अभी प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो आंसर होगा रविकांत अव्वा ने।
तो हैदराबाद के इंजीनियर हैं ये रविकांत अव्वा, जिन्होंने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है। बाकी अशरफ पटेल आप जानते हो, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था इन्होंने, और उदय शंकर ये फिक्की के चेयरमैन बने थे। राजकमल झा की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। फिर अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 27 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो अभी 193 देशों वाली साधारण सभा ने ये घोषणा की है कि हर साल 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और यही कारण है कि हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस। अच्छा, 27 दिसंबर से एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 27 दिसंबर को राज्य के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखो, वैसे इसके बारे में मैं आपको आगे फिर बताऊंगा। फिर अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा उमर क्रेमलिव। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं उमर क्रेमलिव। ये रशिया से बिलोंग करते हैं। ग्रेग बार्कले आप जानते ही हो, आईसीसी के नए अध्यक्ष बने, ये न्यूजीलैंड से हैं। और एनिका सोरेनस्थैम वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है, ये स्वीडन से हैं। और जेना वोल्ड्रिज ये इंग्लैंड से हैं, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर याद रख लो आप, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। नए अध्यक्ष उमर क्रेमलिव बन गए। फिर अभी किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो आंसर होगा पॉल सेंट टुआ ने। तो अभी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सेंट टुआ को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। ये जो पॉल सेंट टुआ हैं ये म्यांमार से हैं। अच्छा, लेब्रॉन जेम्स की बात करेंगे तो टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया। ये यूएसए के बास्केटबॉल प्लेयर है। एरिन युआन की बात करेंगे, टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इनको चुना। ये जूम वीडियो कम्युनिकेशन के फाउंडर व सीईओ हैं। और मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं, ये अर्जेंटीना की हैं ये। तो इस प्रश्न से पॉल सेंट टुआ का नाम याद रखना, जिन्होंने 2020 का गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार जीता। फिर है कौन सा राज्य 2023 के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी दूसरी बार उड़ीसा को सौंपी है। और उड़ीसा में ये टूर्नामेंट 2 जगह पे होगा, एक तो भुवनेश्वर में और राउरकेला में। अच्छा, हमने कहा दूसरी बार होगा ये उड़ीसा में, तो इससे पहले कब हुआ था? 2018 में हुआ था मेंस हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में, और अब 2023 में होगा, और ये इसका 15वां संस्करण होगा। फिर है ओला, ये किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो ये जो नया कारखाना होगा ये इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात यानी कि इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा। अच्छा, ओला की सीईओ कौन है? भावेश अग्रवाल है। बाकी तमिलनाडु की बात करेंगे, कैपिटल इसकी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। फिर अभी किसने संसद हमले की 19वीं बरसी पर द शौर्य अनबाउंड बुक को लिखा है? तो आंसर होगा नीतू और बीएम दिनाकरन ने। तो हमारे लोकसभा जो अध्यक्ष हैं अभी ओम बिरला जी, उन्होंने संसद हमले की 19वीं बरसी पर इस बुक को लॉन्च किया है, जिसे किसने लिखा? इसको लिखा नीतू और बीएस दिनाकरन ने। एक्चुअली में इस बुक को 2 वर्जन में लिखा गया है। इंग्लिश में तो जो इसका नाम है वो है द शौर्य अनबाउंड, और हिंदी में इसका नाम है समुंदर समावे बूंद में। फिर किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सऊदी अरब ने। एक्चुअली अभी कुछ समय पहले हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर थे। और यहां से भी एक प्रश्न आपका तैयार हो जाता है कि मनोज मुकुंद नरवणे भारत के पहले आर्मी चीफ हैं यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले। और जब वो सऊदी अरब गए तो उन्हें वहां की सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया।
सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है और करेंसी है रियाल। और हाँ गाइस, अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। और चलिए आज हम इस वीडियो के लाइक का टारगेट भी रखते हैं। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा 5000 लाइक, ओनली 5000 लाइक। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करो। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर क्लिक करिए, ताकि अगली बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर यूनेस्को ने किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2021 को, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। और अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था कि यूनेस्को जो है वो रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू कर रहा है। फिर बताओ, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंसर होगा एस मुरलीधर, जो कि वर्तमान में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, और अब ये उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। बाकी सुरेश कुमार ये पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर बने। राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, और उदय शंकर तो अभी फिक्की के नए चेयरमैन बने थे। वैसे अभी तक जो उड़ीसा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? वो है मोहम्मद रफीक। और अब मोहम्मद रफीक कहाँ पे चले जाएंगे? ये मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। आगे बताऊंगा उनके बारे में मैं आपको। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, विजय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 दिसंबर को। तो ये दिन पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत के साथ साथ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने की याद में मनाया जाता है। और इस बार हमने ये 49th विजय दिवस मनाया। फिर है, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हिमा कोहली को। ये वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। और याद रखना, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने के बाद ये तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं। बाकी अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। और वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी। फिर एक किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के शिवन को। इसरो के अध्यक्ष हैं ये के शिवन, और इन्हीं को सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही इन्हें, यानी कि के शिवन को, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से वर्ष 2020 का वॉन कर्मन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और पिछले महीने की बात है, इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इनसे याद रखना। बाकी पॉल सीन टुआ की बात करेंगे, जो कि म्यांमार से हैं। अभी इन्हें गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था। अशरफ पटेल आप जानते हो, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। और बाला देवी यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी ये। फिर बताओ, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उदय कोटक को। तो अभी उदय कोटक ये कोटक महिंद्रा बैंक के फिर से एमडी सीईओ बन गए हैं। मतलब पहले भी यही थे और अभी फिर से इनको चुन लिया गया। और आपको याद भी होगा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी ये प्रेसिडेंट बने थे। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। इसके चेयरमैन प्रकाश आप्टे हैं। और ऑनलाइन केवाईसी सुविधा को शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक भी बना था कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी राजीव जलोटा ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने। ज्ञानेंद्रो निगुंबाम हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। और नवनीत मुनोत की बात करेंगे तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ये एमडी सीईओ बने थे। फिर बताओ, फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में टॉप पे कौन है? काइली जेनर है। तो अभी फोर्ब्स ने 2020 में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है। उसमें टॉप पर हैं काइली जेनर $590 मिलियन के साथ। सेकंड नंबर पे कान्ये वेस्ट हैं $170 मिलियन के साथ। थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड के स्टार फुटबॉलर रोजर फेडरर हैं $106 मिलियन की कमाई के साथ, ये तीसरे स्थान पर है।
और फोर्थ पे पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अच्छा, फोर्ब्स की बात है तो आपको याद होगा अभी इसने विश्व की टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें टॉप पे कौन थी बताओ बताओ? जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल। और भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वो इसमें 41 नंबर पे थी। फिर अभी हाल ही में अग्नि सुरक्षा अनुमोदन यानी कि अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी COP को चालू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन को अप्रूवल और रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी कोप को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। फिर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा शशि शेखर वेम्पाती को। आप जानते हो प्रसार भारती के CEO हैं ये शशि शेखर वेम्पाती, जिनको अभी 3 साल के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, जिस तरीके से प्रसार भारती ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है, उसी तरह से मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, उसमें स्थित ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अगर कभी आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आंसर कर दोगे ना, कुआलालंपुर मलेशिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? इब्राहिम एरेन। उपाध्यक्ष अब बन गए शशि शेखर वेम्पाती। बाकी उमर क्रिमलेव इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। ग्रेग बार्कले ये ICC के अध्यक्ष बने। और रंजीत सिंह डिसाले, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, क्योंकि ये इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। फिर है हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा नॉर्वे। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पे रहा है, जबकि भारत इसमें 131 नंबर पे रहा है 189 देशों की रैंकिंग में। और इस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। तो टॉप पे रहा नॉर्वे, सेकंड पे आयरलैंड रहा, थर्ड पे रहा स्विट्जरलैंड। भारत 131 नंबर पे रहा। वैसे टर्की अभी आपको याद होगा ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में टॉप पे रहा था और भारत इसमें 54 नंबर पे था। जबकि सिंगापुर अभी टॉप पे रहा था किस इंडेक्स में? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, जिसमें भारत 116 नंबर पे था। और स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा, भारत 48 नंबर पे रहा। देखो, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, करेंसी है क्रोन और प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। फिर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 में विज्ञान और नवाचार साइंस एंड इनोवेशन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फेबिना लेंटर्ड्स को। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों की घोषणा की गई, जो यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। तो ये जो पुरस्कार है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकृति के लिए कार्य करने और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। तो 2020 का जो ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये 5 कैटेगरी में दिया गया। मैं आपको सारी बता देता हूं। देखो, पॉलिसी लीडरशिप यानी कि नीति नेतृत्व कैटेगरी में फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमारामा, उनको मिला ये सम्मान। बाकी इंस्पिरेशन एंड एक्शन प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में याकोबा सौदोगे जो कि बुर्किना फासो से हैं और निमोंटे नेनक्विमा, इनको मिला ये अवार्ड। ये निमोंटे जो हैं ये इक्वेडोर से हैं। बाकी साइंस एंड इनोवेशन विज्ञान और नवाचार श्रेणी में हमने पढ़ी लिया, फेबिना लेंटर्ड्स को मिला ये सम्मान जो कि जर्मनी से हैं। जबकि एंटरप्रेन्योर विजन उद्यमी दृष्टि की श्रेणी में कैटेगरी में मुंडी लुबेर को मिला ये अवार्ड जो कि USA से हैं। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला रॉबर्ट डी बुलार्ड को जो कि USA से हैं। तो जिन जिन कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए एक बार मैंने आपको सारा बता दिया, लिस्ट भी आप लोगों को अवेलेबल करा दी ताकि आप आराम से इसे रीड कर सको। फिर है 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा कतर। तो 2030 के जो एशियन गेम्स होंगे वो कतर की राजधानी दोहा में होंगे, जबकि 2034 वाले जो एशियन गेम्स होंगे वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। अच्छा, एशियन गेम्स की बात चल रही है, मैं आपको सारे बताता हूँ स्टार्टिंग से।
देखो 2022 में होंगे अभी, ये 19th एडिशन होगा इसका एशियन गेम्स का। कहाँ पे होंगे? चाइना के हांगझाओ में। फिर 2026 में होंगे, वो इसका 20वां एडिशन होगा, वो जापान में होंगे। बाकी हमने पढ़ ही लिया, 2030 वाले तो कतर के दोहा में होंगे और 2034 वाले सऊदी अरब के रियाद में होंगे। ये आपको याद रखना है। फिर बताओ, सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जेके माहेश्वरी को, यानी कि जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। इन्हें भी सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। अभी तक ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अच्छा, वैसे अभी आंध्र प्रदेश में भी नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसे ही। बाकी एस मुरलीधर अभी ये उड़ीसा के अगले चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी और कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने। ये देखो, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले, या इन्हें ही प्रेम सिंह तमांग भी कहते हैं। गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। फिर बताओ, किस राज्य सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना, एडापड्डी के पलानी स्वामी, उन्होंने 2000 अम्मा मिनी क्लिनिक को लॉन्च किया है। तो इन अम्मा क्लिनिक का नाम तमिलनाडु के जो दिवंगत मुख्यमंत्री हैं जयललिता जी, उनके नाम पे रखा गया है, अम्मा मिनी क्लिनिक। और इस योजना का उद्देश्य है जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। और ये जो क्लिनिक है ये उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां बड़ी संख्या में गरीब आबादी निवास करती है और वहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने भी एक इसी तरह से आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए थे जो राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तमिलनाडु में आपको बता चुका हूं, कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं एड्डापल्ली के पलानी स्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। फिर है, किसने गोल्डमैन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा सेल ने। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अभी इसी को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस्पात क्षेत्र, यानी कि इस्पात मतलब होता है स्टील के एरिया में 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सेल कंपनी लगातार 2 सालों से इस अवार्ड को जीत रही है। सेल के अध्यक्ष कौन है, ये आप याद रख लो, अनिल कुमार चौधरी हैं। तो डे वाला हमारा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या रही? री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अच्छा, एक प्रवासी भारतीय दिवस भी होता है जो हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 18 दिसंबर को ही हमने अरबी भाषा दिवस के रूप में भी मनाया, यानी कि वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। और 18 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 18 दिसंबर 1973 को महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को मंजूरी दी थी, इसीलिए। और 18 दिसंबर को वैसे हम माइनॉरिटीज राइट डे के रूप में भी मनाते हैं भारत में, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो ये भी ध्यान रखना। फिर है, हाल ही में 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा लूसी ब्रॉन्ज और रॉबर्ट लेवांडस्की ने। तो फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडस्की को पुरुषों और इंग्लैंड की डिफेंडर लूसी ब्रॉन्ज को महिलाओं में बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब दिया गया है। और ये जो लूसी ब्रॉन्ज है, ये खिताब जीतने वाली इंग्लैंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। लूसी ब्रॉन्ज ये तो इंग्लैंड से हैं और रॉबर्ट लेवांडस्की ये पोलैंड से हैं। फिर है, हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 111। तो अभी हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 111वें स्थान पर रहा है 162 देशों में से। तो इस इंडेक्स को अमेरिका के केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने मिलकर के तैयार किया है। आपको बता दूं, 2019 में भारत 94 नंबर पे था। तो भारत तो 111वें नंबर पे रहा 2020 में। और टॉप पे रहा न्यूजीलैंड, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे रहा हांगकांग। तो टॉप याद रख लो न्यूजीलैंड और भारत के रैंक याद रख लो 111। फिर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद रफीक को। मोहम्मद रफीक आप जानते हो, ये अभी तक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन अब इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, फिर उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? एस मुरलीधर। बाकी ये जो जेके माहेश्वरी हैं, ये सिक्किम हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। और हिमा कोहली ये तेलंगाना हाईकोर्ट में
पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। फिर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ये जो पोर्टल है और ऑनलाइन सेवाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। फिर है आईबीएम के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ए कृष्णा को, यानी कि अरविंद कृष्णा। ये अभी आईबीएम के सीईओ हैं और अभी कंपनी के चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये गिन्नी रोमती का स्थान लेंगे। बाकी शशि शेखर वेम्पाती, ये वैसे तो प्रसार भारती के सीईओ हैं, लेकिन अभी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। अच्छा, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। फिर एक किस शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसके साथ ही अब हैदराबाद चिड़ियाघर आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। आईएसओ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, आईएसओ से 2 पॉइंट मैं आपको और बताता हूं। अभी FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था भुवनेश्वर। और इसी तरह से आप याद रखो कि जनजातीय छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? वो बना था उड़ीसा। फिर है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 में ब्रिटेन के द्वारा होस्ट किए जाने वाले G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है। अच्छा, इनके नाम से एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि इस बार बोरिस जॉनसन ये भारत के गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ जस्टिस भी होंगे। देखो, ब्रिटेन की बात हुई है तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है और अभी आपको याद होगा दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा था लंदन। करेंसी पौंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। फिर अभी किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। किस नाम से? किसान कल्याण मिशन नाम से। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। फिर हाल ही में किसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा विद्युत मोहन को। तो अभी भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का विजेता घोषित किया गया है। तो इन्हें विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में शामिल किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है, जिनमें से एक है विद्युत मोहन। एक्चुअली इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन किए बिना कृषि अपशिष्ट को, जिसे आप पराली कहते हो, तो उसे जलाकर चारकोल और उसे उर्वरक में बदल देगी। और उसी के लिए मिला इनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। बाकी के शिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। अभी सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। अशरफ पटेल, अभी इन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। और पॉल सीन टुआ, ये म्यांमार से हैं, इन्होंने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता था। फिर है भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कानपुर में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के रमईपुर गांव में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाने की घोषणा की है। तो इस पार्क में चमड़े से बने जूते, पर्स, जैकेट से लेकर दूसरे वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनका एक्सपोर्ट यानी कि उनका निर्यात किया जाएगा। और इसको बनाने में जो लागत
आएगी वो है 5,850 करोड़ रुपए। तो इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कहाँ पे? कानपुर में। और वैसे ही कानपुर को तो लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा चेन्नई में। फिर है हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा को। तो अभी उद्योगपति रतन टाटा जी को फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ाने के लिए इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अभी कुछ महीने पहले अक्टूबर नवंबर में ही हमने पढ़ा था कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको रतन टाटा जी से बताए। एक और अवार्ड इनको मिला था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी राजकमल झा की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया था इनको। और रंजीत सिंह डिसाले इंपॉर्टेंट नाम है, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। और अनंक्षा विश्वास दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 जीता इन्होंने। फिर बताओ गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। देखो, हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में 19 दिसंबर 1961 में गोवा जो है वो पुर्तगाल से आजाद हुआ था। और यही कारण है कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से 2 डे मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान रखना। ये तो हो गया देखो गोवा मुक्ति दिवस। एक होता है गोवा क्रांति दिवस जो 18 जून को मनाया जाता है। और एक गोवा स्थापना दिवस भी याद रखो 30 मई को होता है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये जो पणजी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना। फिर एक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी ने। और कैलाश सत्यार्थी के नाम से तो आप जरूर परिचित होंगे। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको। एक्चुअली में वैसे तो 2014 में 2 जनों को मिला था नोबेल पीस प्राइज, एक तो कैलाश सत्यार्थी को और एक मलाला यूसुफजई को। तो अभी कैलाश सत्यार्थी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो इस बुक को रिलीज किसने किया? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने। बाकी पॉप फ्रांसिस इन्होंने अभी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। और कैरोलिना अरूजो इन्होंने 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का अवार्ड जीता। फिर है अल्जीरिया में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गौरव अहलुवालिया को। अच्छा, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जायर्स है। करेंसी है दिनार। अभी सुरेश कुमार आपको याद होगा पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। बाकी एस हरेश ये मलयालम लेखक हैं, इन्हें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था। अभी हरिहरन की बात करेंगे, ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं और केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया। बाकी इनके साथ एक नाम मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पॉल जाचेरिया का, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं। उन्होंने 2020 का एजुत चंद पुरस्कार जीता था, इसलिए उनका नाम आपको याद रखना है। फिर बताओ पेटा ने भारत की सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में किसे नामित किया? तो आंसर होगा सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को। तो अभी सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो इसने इंडिया के सबसे हॉट स्टार के रूप में नामित किया इन्हें। जिसमें पुरुष वर्ग में तो सोनू सूद को सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया, जबकि अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग में नामित किया है। आपको बता दूं कि इस पुरस्कार से पिछले विजेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, इनको भी शामिल किया जा चुका है। और अभी पेटा इंडिया से आपको याद होगा इसने जॉन इब्राहिम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, तो वो भी ध्यान रखो। फिर एक किस शहर के अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो अभी श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट मान्यता दी गई है। ये कॉलेज लगभग 80 साल पहले बनाया गया था। देखो, यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। फिर बताओ, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश का है ये जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, यहां से एक और पॉइंट याद रखना, इस एयरपोर्ट का जो लोगो है उसमें जो बर्ड यूज की गई है वो सारस क्रेन है, और ये सारस क्रेन उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। तो ये आप याद रखना। हो सकता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड का नाम बताओ, तो वो है सारस क्रेन। और अभी आपको याद होगा, इसी तरह से उत्तर प्रदेश का एक हवाई अड्डा है अयोध्या हवाई अड्डा, उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया। उत्तर प्रदेश से 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा मिल गया, और अब टोटल भारत में कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? चलो इसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और एक टाइगर रिजर्व आप नाम याद रखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये अभी न्यूज में रहा है, क्योंकि इसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो ये प्रश्न भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है एज ए स्टैटिक प्रश्न ऐसे ही आते हैं। करंट अफेयर्स में अगर कोई न्यूज होती है तो वहां से स्टैटिक निकल के आ जाता है, वो बन गया आपका स्टैटिक। जैसे पूछ लेंगे आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व बताओ कहां पर है, तो क्यों पूछा? क्योंकि ये न्यूज में था भैया। और डेली अगर करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे और हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी अगर आप देखते होंगे तो काफी सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विवेक तिवारी को। तो अभी विवेक तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए और कम आय वाले ग्रामीण और अर्ध शहरी उद्यमियों के सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी विद्युत मोहन हमने पढ़ा अभी, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में इनको चुना गया। डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 इन्होंने जीता। और सुधा मूर्ति, ये इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है वैसे तो, और उन्हें अभी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर है अभी किस देश को अगले 2 ओलंपिक में अपने ध्वज और नाम का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है, बैन लगा दिया? तो आंसर होगा रशिया। एक्चुअली में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी जांच में पाया था कि जो रशिया के अधिकारी हैं उन्होंने डेटाबेस से छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण रशिया पे 4 साल का बैन लगा दिया गया। और फिर रशिया ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के पास अपने बैन के खिलाफ अपील करने पर उसे 2 ओलंपिक में अपना झंडा और राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं करने की सजा मिली है। बेसिकली आप कह सकते हो कि रशिया पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। फिर है किसे एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया है, और उन्हें यह अवार्ड देश के डेवलपमेंट में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो ये प्रश्न आप याद रखना। बाकी पीछे हम लोग पढ़ चुके, इनको 2 अवार्ड और मिले थे, मैं आपको रिवाइज कराऊं कौन कौन से। तो इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया, जबकि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। तो 3 अवार्ड इनके नाम से आपको याद रखने हैं। बाकी नित्यानंद नायक सरला पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता। ऋचा चड्डा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, और ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फिर है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी आईसीसी ने साल 2022 में होने वाले महिला विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया। एक्चुअली में पहले ये 2021 में होना था, फिर बाद में इसे 2022 में स्थगित कर दिया गया। और कहां पे होगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड से भी आपको याद होगा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 हमने पढ़ा था, उसमें न्यूजीलैंड टॉप पे रहा था, भारत 111वें स्थान पे था। अच्छा, वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 2022 में होगा न्यूजीलैंड में।
जबकि मेंस वर्ल्ड कप ये 2023 में होगा भारत में, और एशिया कप हम लोगों ने पढ़ा था ये 2021 में होगा श्रीलंका में, जबकि यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप ये भी 2021 में होगा क्रोएशिया में। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। फिर है हाल ही में आईटीबीपी के पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज सिंह रावत को। तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके एडिशनल डायरेक्टर बन गए हैं मनोज सिंह रावत। और वैसे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल है। अच्छा, अमित चड्डा ये लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के एमडी सीईओ बने थे। और एस मुरलीधर ये उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। और जेके माहेश्वरी ये सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो इनके नाम भी याद रखना। फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटेरी डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो विश्व में एकता का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस घोषित किया, और इसे मनाने का मकसद है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। सिंपल सा याद रखो, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटेरी डे, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है? तो आंसर होगा नेत्रा। नेत्रा मतलब होता है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये नेत्रा भारत के अंतरिक्ष की परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा। या आप यूं कह सकते हो कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी रखने के लिए जो नेत्रा है इसे लॉन्च किया गया है। तो नेत्रा इसका नाम याद रखना। ये जो निंजा है ना, निंजा, आपको याद होगा इंडियन रेलवे ने रेलवे संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए निंजा ड्रोन को लॉन्च किया था। आपको याद होगा डीआरडीओ ने एलएसी वाले क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए भारत ड्रोन डेवलप किए थे, और इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया था। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कहां पे बना है? तो आंसर होगा नालंदा में। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। और जबकि भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है। तो इसे आप यूं कह सकते हो कि भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है बिहार के नालंदा के राजगीर में। तो ये आप याद रखना। बाकी मथुरा से आप याद रख सकते हो भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में बना था। और हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ था। बिहार के अभी फिर से मुख्यमंत्री बने 7वीं बार नीतीश कुमार, और 2 डेप्यूटी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। पहली महिला डेप्यूटी सीएम है यहाँ पे। बिहार की कैपिटल पटना है।